अनुराग श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और अंक डॉक टॉक का। आज मैं हूँ प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति अरोड़ा के साथ, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल मानसरोवर में एज ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हैं। आज हम डॉक्टर प्रीति अरोड़ा से जानेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, कुछ प्रेगनेंसी न होने के कारण के बारे में, और क्या उपाय हैं उनके और किस तरह की सर्जरी या दवाओं से आराम हो सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रीति। अब हम आते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसकी हमने बात करी थी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें किसी भी कारण से माँ या बच्चे को खतरा होने की संभावना हो। वो खतरा भी किसी भी तरह का हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी होने का, जैसे किसी एक लेडी के पहले से अबॉर्शंस हुए हों या प्री टर्म डिलीवरीज हो रखी हों, शी इज अ केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। किसी लेडी का अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शी इज अ केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, आजकल जैसे IVF, इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज IVF, एंड विद IVF प्रेगनेंसीज chances of twins, triplets are very much increased. So this is a case of high risk pregnancy. मदर में कोई ऐसी कंडीशन है, हार्ट डिजीज है, इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। डायबिटीज है, इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। पहले स्पॉन्टेनियसली 2-3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, देन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो है, तो इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें जनरली फिर मेरे ख्याल से नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट उसके लिए बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन के साथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या कार्डियोलॉजिस्ट इज प्रेजेंट। हर बार कार्डियोलॉजिस्ट भी देखता है, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं मदर की बॉडी में, वो उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट किया जाता है। और उल्टा प्रेगनेंसी विद हार्ट डिजीज है तो उन केसेस में हमारी कोशिश यही रहती है कि सर्जरी ना की जाए, एज फार एज पॉसिबल अ वुमन डिलीवर्स नॉर्मली। एनेस्थीसिया दो तरह के हम देखते हैं जनरली प्रेगनेंसी में भी, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। तो हम किस सिचुएशन में कौन सा एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं? ये तो एनेस्थेटिस्ट ही डिसाइड करते हैं, बट नाउअडेज वी प्रेफर टू गिव लोकल स्पाइनल एनेस्थीसिया इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज दैट इज सेफ फॉर द मदर एज वेल एज बेबी। बाकी जो फाइनल डिसीजन है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ एनेस्थेटिस्ट ओनली, वही डिसाइड करते हैं कि अगर किसी भी लेडी में कोई और एब्नॉर्मैलिटी या कोई प्रॉब्लम है तो ही विल टेक द डिसीजन कि मुझे इसको प्री एनेस्थीसिया चेकअप के बाद कि whether this lady is suitable for spinal or general anesthesia। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि एक पता नहीं भ्रांति है कि असलियत है ये कि लोकल एनेस्थीसिया अगर आपने लिया है तो पूरी जिंदगी आपके कमर में दर्द रहेगा। नहीं, there is nothing like that। ये सिर्फ अब कुछ मिसकंसेप्शंस है, उनको हम डॉक्टर्स को ही दूर करना है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे बाकी हम एक किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, उसका कोई जिंदगी भर दर्द नहीं रहता है, उसी तरह से ये एक इंजेक्शन कमर में लगाया जाता है। और इसका बैकएक से कोई बाद में आफ्टर डिलीवरी जो बैकएक कई वुमेन कंप्लेन करती हैं, इट हैज नो रिलेशन विद दैट। वो बेसिकली जनरली है, बिल्कुल मोर ऑफ साइकोलॉजिकल। कई प्रेगनेंसी के बाद देखा गया है कि थायराइड लेवल्स या हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म देखा गया है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये क्या नॉर्मल फिनोमेना है, हर पेशेंट के साथ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि नाउअडेज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस हमारा खाना पीना काफ़ी एडल्टरेटेड है एंड आयोडीन डेफिशिएंसी एंड ऑल दीज थिंग्स की वजह से हाइपोथायराइडिज्म का इंसिडेंस नो डाउट इंक्रीज हो गया है। और हमारे पास अब आजकल पिक हम जल्दी कर लेते हैं, फर्स्ट विजिट पे ही हम लोग पेशेंट का TSH कराते हैं। हाइपरथायराइडिज्म इज रिलेटिवली अनकॉमन, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें TSH बढ़ जाता है दैट इज मोर कॉमन। और अब हम उसको पिक कर लेते हैं, तो सो इट हैज नो रिलेशन विद प्रेगनेंसी एज सच। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस होना वाजिब है, तो उसकी वजह से कई बार होता है, बट वो कुछ टाइम दवा लेने के बाद ठीक हो जाता है। इट्स नॉट कि आपको लाइफ थायराइड के साथ ये है कि अगर हमने थायराइड की दवा शुरू की तो ये भी एक मिथ है। बिल्कुल, इट्स अ मिथ। और वो डिपेंड करता है आपका बाद में आपका TSH वैल्यूज करवाई जाएंगी, टेस्ट करवाया जाएगा, वो कैसा रहता है, वो रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है फिर रिवर्ट बैक, दवाई के बिना अगर नॉर्मल चलता है तो फिर तो
मेडिसिन का कोई पर्पस ही नहीं है ना। ये तो हुई अच्छी बात प्रेगनेंसी के बारे में। और खराब बात प्रेगनेंसी के बारे में ये कि आजकल प्रेगनेंसी जो है डिफिकल्ट होती जा रही है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती जा रही है, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, आईवीएफ के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो कारण क्या है इसका? एकदम से ऐसा बदलाव कैसे आया, जबकि हम पहले देखते थे 26 साल 27 साल में फैमिली कंप्लीट है आपकी, एटलीस्ट एक टिश्यू आप पे हो जाता है। अभी जैसे आपने कहा 26-27 साल में पहले की लेडीज के 3-4 बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गई और उन्होंने बच्चे बन का ऑपरेशन भी करा दिया। नाउ बिकॉज वुमेन दे आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर, इसकी वजह से लेट मैरिजेस हो रही हैं। फर्स्ट दे वांट टू सेटल इन their career, then they want to think about their families, तो लेट कंसेप्शंस के लिए हो रहा है। इस वजह से इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग। प्लस पहले ये भगवान की मर्जी मान के छोड़ दिया जाता था। इनफर्टिलिटी तो पहले जमाने में भी होती थी, लेकिन पहले भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा है, भगवान देगा बच्चा, भगवान की इच्छा है नहीं देगा। बट नाउ वी हैव द मेथड्स कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द कॉज, व्हाट इज द कॉज बेसिक जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, सो दैट वी कैन ट्रीट। इसीलिए हम ज़्यादा केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी वी आर सीइंग नाउअडेज। दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैडम जहाँ तक एक ऑब्स्टेट्रिशियन है जिसको कहते हैं कि डिलीवरी वगैरह, उतनी ही अच्छी एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं। एक सबसे कॉमन सर्जरी जो फीमेल्स में देखी जाती है, हिस्टेक्टमी के बारे में। मैडम दर्शकों को बताइए आपकी हिस्टेक्टमी होती क्या है एक्चुअली, और किस सिचुएशन में हम हिस्टेक्टमी करते हैं? रिमूवल ऑफ यूट्रस, जब बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज हिस्टेक्टमी। अब बच्चेदानी को निकालने के लिए कारण जो कॉमन है, दैट इज फाइब्रॉइड यूट्रस, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। दीस टू आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हिस्टेक्टमी। तो हिस्टेक्टमी जनरली कितने तरह की होती है? कई तरह की हिस्टेक्टमी होती होंगी कि सिर्फ यूट्रस रिमूव करते हैं हिस्टेक्टमी में? बिल्कुल। ओवरीज वगैरह टच नहीं करते? ओवरीज अगर नॉर्मल है तो आजकल जो लेटेस्ट कंसेंसस है उसमें ये है कि ओवरीज को अपने को छोड़ना है, बिकॉज ओवरीज के आफ्टर रिमूवल ऑफ द यूट्रस आल्सो ओवरीज कीप ऑन फंक्शनिंग। तो उनसे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अ वुमन। तो इसलिए आजकल इन केस ऑफ कैंसर, यूट्रस कैंसरस है या मेनोपॉज़ल स्टेज में की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। मेनोपॉज की मैं बात कर रही हूँ। मेनोपॉज़ल एज में अगर हम हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो उसमें हम ओवरीज छोड़ देते हैं। बट अगर कैंसर की सर्जरी हो रही है तो उसमें तो पूरा का पूरा, उसमें तो ओवरीज भी नहीं बिल्कुल, और उसके साथ लिम्फ नोड्स भी निकलेंगी, बाकी कुछ भी बहुत कुछ टिश्यू निकलेगा। वो सर्जरी बिल्कुल अलग है। ओके, दैट्स अ रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है उसमें। बिल्कुल रेडिकल हिस्टेक्टमी। ओके, तो जनरली हम इवन मेनोपॉज़ल स्टेज में भी हम ओवरीज को छोड़ देते हैं अनलेस एंड अनटिल कि उसमें कोई अनलेस वो डिजीज्ड ही ना हो। ओके, ये तो मतलब हिस्टेक्टमी के बारे में लोग कहते थे कि हिस्टेक्टमी कराने का मतलब है कि बिल्कुल आपका ओके, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत सारे जो मिथ्स से शायद लोगों के दिमाग में वो क्लियर किए, बहुत सी उनको जानकारी दी प्रेगनेंसी के बारे में। तो ये थी डॉक्टर प्रीति अरोड़ा हमारे साथ। इन्होंने आज हमें प्रेगनेंसी के बारे में बताया, हिस्टेक्टमी सर्जरी जिसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं कि हिस्टेक्टमी होने के बाद आगे आपका फ्यूचर खत्म है, उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति अरोड़ा, थैंक यू सो मच।